बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या खान साहब की जो पजीराई थी अब उसमें कमी होने के इम्कानात हैं? क्या अब वो सीजन आ चुका है कि तमाम जो सियासी लोग हैं वो एक टहनी से दूसरी टहनी की तरफ जाएंगे? कानून साजियां की गई पार्लियामेंट में, अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून साजी हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कासिम सूरी और दीगर रहनुमाओं पे आइन शिकनी के केसेस तक फाइल करने का कह दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। दूसरी जानिब अब पीटीआई के पास क्या मौक़िफ़ है? हमारी इतलात ये हैं कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हुकूमत मुज़ाकरात करेगी? कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई बात नहीं हो सकती। तो इससे कबल 2 दिन पहले होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? निजी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि खान साहब हमें घसीटे, मारे और कहे कि अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं इनके सर कलम करता। अब या खान साहब रहेगा या हम रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो क्या होम मिनिस्टर को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए? खान साहब पर पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं, फिर पीटीआई को प्रोटेस्ट के लिए भी रोका जाता है, पीटीआई इलेक्शन कैंपेन करती है तो उनकी रैलियों पर भी धावा बोला जाता है, लेकिन अब कहीं पीटीआई बंद कमरे में तो महदूद नहीं कर दिया गया, आईनी दीवारें तो नहीं खींच दी गई पीटीआई का आगे कि अब पीटीआई अब अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है। तो बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम न सिर्फ शहर कराची बल्कि बहुत जगहों पर रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, पानी की लोड शेडिंग है। तो ये रोज़ेदार कहाँ जाएं? ये किसकी नाअहली है? वफाकी हुकूमत अभी तक जब से वो हुक्मरान बने हैं तो कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। हुकूमती कारकर्दगी से लेके तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा आपने मुल्की सियासत के सैयद ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। ज़ीशान भाई उनके साथ मौजूद हैं आप पाकिस्तान पीटीआई के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं लेबर विंग के राना आजम खान, बहुत शुक्रिया सर राना साहब आपने टाइम दिया। स्टार्ट करने के राना साहब आपसे, वो मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, ये क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब हो नहीं गया पीटीआई के साथ या कहते हैं अभी भी कुछ है बाकी? जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए बुलाया। मैं ये समझता हूँ ये हालात अब उस तरफ जा रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये आवाम को रिलीफ देने नहीं आई, रिलीफ लेने के लिए आई है, वो जो ले चुकी है और मजीद लेने की तैयारी कर रही है। मैं गवर्नमेंट की सर्विसेज पे हम बात करेंगे, वो हमारी स्टोरी अभी बैक पर है। आप कहां खड़े हैं? अब अंडरटेकिंग दे रहे हैं सर कि बस हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो। कल की पीटीआई और चेयरमैन इमरान खान साहब क्या कह रहे थे? इनसे मैं बात करूंगा, इन चोरों से। नहीं बिल्कुल, खान साहब नहीं, खान साहब अभी भी डटे हुए हैं और वो कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे इन चोर असद उमर ने आज कहा सर हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। नहीं अभी तो ऐसा लग रहा है कि कल वो ये बोलेंगे भाई कलाम पाक का वास्ता है, हमें बिठा दो, मुज़ाकरात कर। नहीं ऐसा नहीं होगा, अंडरटेकिंग किसी और मैटर के ऊपर होगा, ये इस मैटर पे नहीं होगा। हम इनसे बात कर लेंगे, इनसे मिल लेंगे या इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसी का खान साहब ने तो साफ और साफ डोटो कह दिया, इन चोरों चक्कों से मैंने हाथ नहीं मिलाना। अगर इनसे हाथ मिलाना होता तो मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत भी नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नेटे के जितने इख्तियारात से जो असखुद नोटिस क्लियर की थी और हुकूमत बरमला कह रही थी कि आपको अदलिया से बड़ा रिलीफ मिल रहा है, सर वो दरवाज़ा भी बंद हो गया। अब क्या करेंगे आप? क्या पॉलिसी आगे, स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों की? मेरे ख्याल से एक दरवाज़ा अल्लाह ताला की ज़ात का है, वो खुला हुआ है। इंशाल्लाह ताला इनके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होगा और इंशाल्लाह कुछ दिनों में देखेंगे इनकी सारे जो इन्होंने इख्तियारात कोशिश की है अपना अदलिया के साथ ज्यादती करने की, इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद देखेंगे सब इनकी सब उल्टा इनके गले में पड़ेगा। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी कई ऐसे लोगों को हक मिल गया है अपील दायर करने का, अब मतलब वो भी वापस सियासत में आ गए। तो पीटीआई की आगे अब स्ट्रेटेजी क्या है? खान साहब कहां खड़े हैं सर? खान साहब अपनी जगह खड़े हैं और खान साहब आवाम के साथ खड़े हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त पीटीआई जो है पूरे मुल्क में इतनी मजबूत हो चुकी है, ये इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। कहाँ मजबूत है वो? हुकूमत कह रही है आप लोग झूठे हैं, आपने कहा 100 से ज्यादा केसेस हैं, वो तो 37 केस रिकॉर्ड पर लेकर आ गए। नहीं अभी निकलेंगे ना, अभी तो कुछ एफआईआर ऐसी हैं जो इन्होंने दबा के रखी हुई है। इंशाल्लाह ताला कुछ चीजें सामने आ रही है ऐसा ऐसा। और पाकिस्तान अभी इन्होंने लाहौर में जलसा जो हमने किया है, इन्होंने रुकावटें डाली, पूरे लाहौर को पैक कर दिया, उसके बावजूद लाखों की तादाद में लाहौर मीनार पाकिस्तान में पहुंचा है। ये हमारी जीत है। ये जीत कैसे सर? जलसे तो सब बड़े कर लेते हैं।
जलसों से तो हुकूमतें ना गिरती हैं ना बनती हैं, ये कैसे मान लें हम? नहीं तो मैं इसलिए तो हम तो कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर आपके पास फंड नहीं है हुकूमत के पास, हम फंड देने के लिए तैयार हैं, हम आवाम से फंड लेके आपको देते हैं, आप इलेक्शन तो करवाएं। नहीं, आपकी इमाम पे आपकी फरमाइश पे तो नहीं होगा ना सर, जब इदारे चाहेंगे। इदारे तो बहुत कुछ चाहते हैं, इदारों को चाहने से तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तारीख में आप खो जाएंगे। नहीं, नहीं, क्योंकि हमने देखा कि खान साहब को जब इदारे के लोग समन देने जाते हैं तो उन पर बोतल से आप पेट्रोल में बम डाल के उन पर मारते हैं, आप खेमा बस्तियां लगा के बैठ जाते हैं। खान साहब इदारों से बालातर हैं। नहीं, वो जो आपने देखा होगा, कभी प्लास्टिक की बोतल में बम नहीं बनते, बोतल शीशे की बोतल में बम बनता है, उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में बहुत सारे पुलिस एहलकार सर जख्मी हुए सर, ये मैं अभी पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन आप एडमिट तो करें कि हमसे गलतियां हुई। देखिए जी, इस हुकूमत के गुल्लू भट्ट जो है ना, वो खुद अवाम की अपना वर्दियां, पुलिस की वर्दियां पहन के तशद्दुद कर रहे थे हमारे जबान पार्क के ऊपर, देखा होगा आपने, और हमने निशानदेही की हो, काफी चैनल पे उनको हाईलाइट भी कर दिया। ये तो देखा जाए, अब उनके उसकी हुकूमत है और उनके अख्तियार कौन से माजरत करेंगे, आप पीटीआई के नुमाइंदा हैं, आप माजरत करेंगे कि यार हम लोगों से बहुत गलतियां हुई, हम इस अदम तशद्दुद की तरफ ना जाते। हम बैठ के, हुकूमत ने ग्रैंड डायलॉग की बात की, हुकूमत ने एपीसी की बात की, आपके आगे हाथ जोड़े, तब आपके कॉलर खड़े थे, आप हाथ में ही नहीं आ रहे थे किसी। नहीं, हम देखो, हम तो अवाम के साथ है, अवाम हमारे साथ है, हम माजरत अपनी, वो हमारी अवाम है, हम उनसे किस चीज की माजरत करें, हमने कुछ नहीं किया। और खान साहब ने हमेशा, जो आप लोगों ने गुनाह किए पौने 4 सालों में, उनकी माजरत नहीं करेंगे? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया। मैं, आप पॉलिसी देख लें, हमारी पॉलिसी, हमारे दौर में क्या मामला थे, इनके दौर में इन्होंने 10 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप माजरत नहीं कर रहे, कतरा गुलामी के लिए माजरत, तो खान साहब की फिर माजरतें कर रहे हैं कि मेरे से गलती ये भी हो गई, मेरे से गलती बाजवा वाली भी हो गई, मेरे से ये भी मसले हो गए। नहीं, वो तो देखिए जी, वो तो आपने, उसकी साफी ने, किसी ने कहा कि जी आप खान साहब ये फैसला में, बोला मैं मानता हूं, ये दो फैसले तो आप भी माने ना, आजम साहब भी माने कि हमसे गलतियां हुई सर। नहीं, हमसे कोई ऐसी गलती नहीं है जिससे अवाम को नुकसान है। इन्होंने तो आगे अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक सवैतपोश आदमी जो है, चले मैं इस पे आता हूँ, गवर्नमेंट पे आता हूँ। जीशान, पहले मैं बताऊँ, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बहुत अहम कानून साजी हुई, ठीक जा रही है हुकूमत? बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। सबसे पहले तो मैं अहम पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि पहले एक इदारा जो है मुतनाज़ा बना था, पाक फौज, अल्लाह अल्लाह करके पाक फौज का बयान आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, खुदा रहा हमारी जान छोड़ें और आप मुल्क को जो है कानून और आइन के तरीके से जो है आप चलाएं। अब उसके बाद दूसरा अहम इदारा सुप्रीम कोर्ट, अब आपके सामने अदालती इस्लाहत से मुतालिक जो अब तरमीमी बिल आज जो है कल पेश किया गया, आज जो है वो मंजूर भी हो गया। अब देखिए आपके सामने है कि चीफ जस्टिस का एक सोमोटो एक्शन जो लेते थे, अब उनको जो बाउंड कर दिया गया। आज जो तरमीमी बिल पेश किया गया है उसमें बाकायदा जो एक तो सोमोटो एक्शन लेने का इख्तियार खत्म हो गया और उसके बाद जो मैं एक ऐड करूं, जिशान, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं ऐड करूं, बहुत सारी जो असकुन नोटिस लिए गए, उस पे मुझे याद आ रहा है नस्ला टावर का, जिसका जिक्र भी हुआ। मैं उधर ही आ रहा था। उनके जो मालिक थे उनका तो इंतकाल हो गया, तो वापस नहीं आ सकते और उनको हक मिल गया है। साजिद, मैं उधर ही आ रहा था जस्टिस गुलजार साहब के इस फैसले की तरफ भी मैं आता, लेकिन मैं अपनी बात पहले कंप्लीट करूं कि आज जो बिल जो पेश हुआ है और उसके बाद मोहसिन दावर ने भी एक उसमें थोड़ी तरमीम की और फौरी तौर पे उस पर भी जो है अमल दरामद शुरू हो गया कि पहले जिन पे सोमोटो एक्शन लेके जिन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें आपने नाम लिया यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ साहब, खासतौर पर जहांगीर तरीन भी आपको पता है सोमोटो एक्शन और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, तो इससे उन लोगों को रिलीफ मिलेगा, उन लोगों को अपील का जो है इख्तियार मिल गया, वो लोग जो है जाके अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अब इन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको जो है इन्होंने काफी हद तक महदूद किया, खासतौर पे जाहिर सी बात है एक बोर्ड तश्कील देते हैं, एक कैबिनेट बनती है और एक 5 रुकनी 7 रुकनी जब एक कोई भी फैसला होता है, जैसे आइन के मुतालिक होता है, अवाम के मुतालिक होता है, उसमें जो है इन्होंने बाकायदे पूरी कानून साजी कर दी है कि 3 रुकनी बेंच होगा और वो भी मुशावरत से होगा, 3 लोग इस पे फैसला करेंगे। अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अकेले जो फैसले करते थे उस पे जो है आपको पता है मुकम्मल तौर पे अब जो है पाबंदी हो गई है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब कल का जो इसका मतलब सबसे आईनी और कानूनी तरीके से खेल गई। देखिए उनका एक आईनी तरीका, भाई ने कहा कि गैर आईनी तरीका, गैर कानूनी तरीका, लेकिन एक आईनी तरीका था, क्योंकि आपको तो पार्लियामेंट आईनी है, पार्लियामेंट को आप गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर से खान साहब के पास भी इख्तियार था, खान साहब भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, उनके पास भी हुकूमत थी, उन्होंने उस दौर में जो है और ये कानून साजी क्यों नहीं की। लेकिन बहरहाल साजिद ये तो जो भी हुकूमत आएगी
وہ اپنے حساب سے قانون سازی کرے گی. اگر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں پھر اصلاحات کریں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو دوبارہ جو اختیارات دے دیں گے. اسی طرح اگر آپ ماضی میں چلے 58(2) کی بات کروں اور صدر پاکستان کے جو اختیارات تھے زرداری صاحب نے ظاہر سی بات ان کو واپس کیا, کیونکہ ظاہر سی بات ان کے لیے مسائل ہوتے. پہلے نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے, پھر ان کو سمجھایا گیا, جب وہ خود اس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے کہا 58(2) بھی, اور انہوں نے صدارتی جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا. اب اسی طرح یہ جو بھی حکومت آتی ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, اور اس موقع پہ دیکھیں ٹائم دیکھیں, سب سے مین چیز ہوتی ہے سارے ٹائم. اس ٹائم پہ آ کر اور اس طرح کا بل لانا, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو ہے جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ اپنے لیے سیف سائڈ کر رہی ہے. چلے میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. کیس منصور صاحب نے جوائن کیا, آپ انسان دوست پارٹی کے چیئرمین. بہت شکریہ کیس منصور صاحب, کیا آپ سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیس منصور صاحب, آپ نے بیکاٹ کی ایک مہم چلائی کہ فروٹ مہنگا نہیں خریدیں گے, اور اس کے بعد اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ, پانی کی اور بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, تو کیا قوم آپ کا ساتھ دے گی؟ کیس منصور صاحب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے دیکھ لیا کی جو بیک آؤٹ کیا تھا ہم نے, قوم نے ساتھ دیا, اور قوم کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ بتائیں کیا قوم افورڈ کر سکتی ہے باہر سے کھانا روز, اور گیس کا بل دیں اور گیس نہ ہو؟ پانی کے ٹینکر مزدور افورڈ کر سکتا ہے؟ کہاں سے وہ کمائے گا؟ کس کی کمائی ہو رہی ہے؟ کیا بجلی کا بل کے لیے یو پی ایس کے پیسے ہیں کسی کے پاس, یا سولر لگانے کے پیسے ہیں اور بجلی والے بل بھی دے رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کیا رہ گیا ہے غریب لوگوں کے پاس اور عام لوگوں کے پاس؟ رہ کیا گیا ہے؟ آپ بتائیں صبح ناشتے کے بغیر بچے چلے جاتی, کون ماں برداشت کرے گی کہ میرا بچہ بھوکا جائے, کیا میں اس کو ناشتہ نہ دے سکوں؟ کیا کوئی برداشت کر سکے گی؟ کیسا ایک گرینڈ احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ پر کیا پریشر نہیں ہے؟ 29 اپریل کو پریس کلب میں بہت بڑا احتجاج ہے. آپ نے ہمارے احتجاج پہلے بھی دیکھے ہیں. ہم نے جب مرتضی وہاب کے خلاف کیا تھا تو ہم نے پورا بندر روڈ بلاک کی تھی, اور ہم نے اس سے سکسیس حاصل کی کہ یوسف گوٹ میں کچھ کام ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا سکسیسفل. اچھا, ویسے ایک معصومانہ سوال ہے, اس سے پہلے, سوری فار انٹرپٹ, ایک معصومانہ سوال, اس سے پہلے آپ نے ایک پروٹیسٹ کیا, آپ کو اس کا بینیفٹ ہوا, آپ نے یوسف گوٹ کی آبادی کے لیے پروٹیسٹ کیا, آپ کو پانی ملا. یہ سر گیس وفاقی مسئلہ ہے, وفاق آپ کی سنے گا؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں سنے گا سر. وفاق کے کیا, ہم جو کراچی میں رہ رہے ہیں جو کہ آدھا پاکستان کا ریونیو دیتا ہے, آپ بتائیں پورا پاکستان یہ چلا رہا ہے, تو کراچی کا نہیں سنے گا؟ کراچی کی جو نہیں سنے گا وہ ناکام ہوگا. کامیاب ہونے کے لیے کراچی کی سننی ہے. کراچی میں اگر یہ فیسلٹیز نہیں دیں گے, کراچی والے کون سی مفت مانگ رہے ہیں گیس پر؟ پیسے دیتے ہیں, بل دیتے ہیں نا. اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے. آج دیکھیں دہلی میں صبح اٹھتا ہوں تو کسی بہن کا میسج آتا ہے کہ آج گیس نہیں ہے, آج پانی نہیں, بجلی ساری رات نہیں بیٹھ رہے. آپ کو یاد ہوگا جب بھی گرمی آتی ہے لو سے اور لوڈ شیڈنگ سے کتنے بزرگ فوت ہو جاتے ہیں. نہیں برداشت کر سکتے گرمی, ایسا ہی ہے, فین نہیں آن کر سکتے. بتائیں کب تک برداشت کرنا ہے؟ پیسہ کہاں سے لائیں؟ پیسہ یہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ یو پی ایس کا کہاں سے لائیں؟ سولر کا کہاں سے لائیں؟ ایک مزدور پانی کا اپنی وہ دہاڑی سے پانی پورے کر رہا ہے. راشن تو چھوڑ دیں بیچاروں کو. آپ بتائیں کیا کریں؟ روڈ پہ نہیں نکلے گی قوم تو کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کب تک سنتے رہیں گے؟ کیا بل دیتے رہیں؟ دیں تو کہاں سے دیں؟ بیکاری بنا دیا غریب لوگوں کو, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھیک نہ مانگو. کہاں جائے غریب آدمی؟ نہ گوشت, مرغی, کوئی سبزی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی زندگی ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی ہے. حکومتوں کے لیے عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں, جیتتے ہیں, جیتنے کے بعد یہ ان کو ملتے بھی نہیں ہیں, غائب ہو جاتے. چلے کیا صاحب آپ لائن پہ رہیں, پی ٹی آئی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری بھی موجود ہیں, آپ کال پہ رہے ذرا. میں نے ان کو کہا تھا کہ کون سے آپ لوگ بھی معافی مانگے, 4.25 سال آپ لوگوں نے بھی اقتدار کیا ہے, تو آپ لوگوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے اس قوم کے ساتھ. سر آپ نے سنا یہ حالات ہیں, تو اس کا کچھ تو حصہ آپ بھی اپنے گناہ کا لے لینا سر. ساجد بھائی, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال گزرے ہیں, اس 3.5 سال میں پہلی بار قوم نے دیکھا کہ دن میں بھی گرمیوں میں بھی گیس نہیں. آپ کا کبھی ایسے حالات نہیں ہوئے. وہ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا آج تک نہیں ایسے نہیں. یہ تو ان کی اپنی پالیسی ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں. ہمارے دور میں کبھی نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی, اور کورونا کے اندر ہمارے جو ہے جتنی بھی فیکٹری ایریا تھے وہاں پہ کبھی ایسے مسائل نہیں تھے, بے روزگاری نہیں تھی. کورونا جیسے معاملات کے اندر خان صاحب نے اتنے اچھے معاملات چلائے ہیں. تسلیم کرتے ہیں گرمیوں میں گیس نہیں ہوتی تھی آپ کے دور میں؟ تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل تسلیم کرتے ہیں. نہیں ہوتی تھی, گیس ہوتی تھی ہمارے, ہوتی تھی. چلے سر یہ سچ بول رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا ایم این اے جو این اے 252 میں آفتاب جہانگیر ہے, وہ بارشوں میں غائب ہو جاتا ہے, گرمی میں غائب ہو جاتا ہے, سردیوں میں غائب ہو جاتا ہے. کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ گرمی میں کہیں اے سی نہیں ہو سکتی, غائب ہو جاتا ہے. بارشوں میں جو کارکردگی ہے اس کی نظر آ جاتی ہے لوگوں کو, غائب ہو جاتا ہے.
सर्दी में गैस नहीं होती, गायब हो जाता। भाई आप आओ, आप कहीं पे भी कोई इलेक्शन लड़ता है, जिस हल्के में लड़ता है, उसकी एक एक बंदे की जिम्मेदारी उस लीडर पे आती है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप देखें, इस्लाम देखें, इस्लाम से ये जो चलता आ रहा है, आप हमारे देखें, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, वो क्या मिसाल देखेंगे, वो मिसालें क्या हैं, हमें उनको एडॉप्ट करके आगे जिंदगी गुजारनी है। आप देख लें, ये मोटरसाइकिलों में आए थे, आज लैंड क्रूजर्स आ गई इनके पास। आप हमारे साबिक गवर्नर साहब को देख लें, माशाल्लाह, उन्होंने गवर्नर हाउस तो छोड़ दिया, लेकिन अपना गवर्नर हाउस बना बैठा वो। हाँ, तो अवाम की क्या खिदमत की है इन्होंने अपनी खिदमत। सर वो अवाम के लिए उन्होंने कैसा अवाम कैसा, एक महीना भी अगर एक एमएनए लगा दे या एक एमपीए लगा दे तो बहुत काम कर सकते हैं। आप कैसा कामरान खान पसोरी पर, गवर्नर सिंह पर तनकीद कर रहे हैं सर? बदतमीजी करके, लड़ाई करके सत्यानाश कर दिया मुल्क का। इनको जितनी पावर मिली, इनको जितनी सपोर्ट मिली, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी लीडर को इतनी सपोर्ट और पावरफुल नहीं होते देखा। उसके बावजूद ये क्या करके गए? अब इनका अगला इलेक्शन होगा, पुराने ये करके ये आती है प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो पुरानों पे डाल देती है। क्या इसी तरह जिंदगी गुजरेगी? शर्म आती है, यकीन करे, दुख होता है, सारी रात हम सो नहीं सकते कि गरीब वहां का कैसा पिस रहा है। ठीक है, मैं तो उस हल्के की बात करूंगा जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, जहां पे मेरी एग्जिस्टेंस है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला राह रात पे चला। आज भी इनके जहां मैंने इनको चाहिए वहां पे काम कर दे, जहां इनका एमपी है। आप बताए खुरम शेर जमा आपको 2013 से रोता हुआ नजर आ रहा है, आज अपने हल्के में उस आदमी ने क्या काम कराया? तुम 8-10 साल से बैठे हुए हो। 10 साल से अगर तुम चाहते क्लिफ्टन को यूरोप बना देते, उसने 10 साल से टीवी पे आके बदतमीजियां की हैं, दूसरी पार्टियों को कपड़े उतारे हैं उनके। और क्या किया उस आदमी ने? शर्म आती है हमें कि ऐसे लोगों को फिर वोट भी आवाम दे देती है। किया क्या इन लोगों ने जो इन्हें वोट मिले? किस मुंह से ये जाते हैं हल्कों में अपने? कोई बंदा नहीं इनको मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस लीडर के अंदर खुदा का खौफ आ जाएगा ना, फिर वही काम करेगा सर। कोई ठीक काम नहीं है, करेगा। आगे आपका पॉइंट सर। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। ज़ीशान आपने सुना। अब मैं चाहूंगा कि जरा हुकूमती कारकर्दगी पे बात की जाए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा बड़े जज्बात में आ गए थे कैस साहब, और जज्बाती उनका होना बनता है, हालात यही है। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है वो मानने को तैयार ही नहीं है। आटे के लिए लोग मर रहे हैं, लोग मुफ्त बांट रहे हैं, लेकिन वहाँ कई जाने जा रही हैं। कब ये नज्म जब्त होगा? साजिद भाई, सबसे पहले तो 10 महीने तकरीबन इस हुकूमत को आए हुए हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी तब जो है अशिया खुर्दोनोश के रेट क्या थे और अभी क्या है? अब तो सर रिकॉर्ड बढ़ रहा है ना। तो अब इसका इल्जाम तो आप पिछली हुकूमत को नहीं दे सकते ना। अच्छा, दूसरे मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरे अच्छे भाई हैं कैस मंसूर शेख भाई, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ। तो कैस भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी एमएनए साहब के हवाले से, आफ्ताब जहांगीर साहब के हवाले से। मैं किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, ना मैं किसी की बात कर रहा हूँ। तो कैस भाई को ये चीज़ भी पता होना चाहिए, 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है, हुकूमत में या अपोजिशन में? अपोजिशन में पाकिस्तान। खुरम शेर रवान की उन्होंने बात की, पिछले भी उसमें थे, 2013 से 18 तक भी वो रुकन कौमी असेंबली रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब एनक्यूएम के मेयर रहे, क्या मेयर को उन्होंने जो इख्तियारात दिए, उसको वसाइल दिए जो एक एमपी वो देंगे कि वो अपने हल्के में काम करे? अच्छा, इसके बाद इन्होंने की आफ्ताब जहांगीर की बात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली। अब तो वो है ही नहीं ना, आपको पता है, क्योंकि अभी तो उनका यही फड्डा चल रहा है कि अब, क्योंकि एक बात और भी क्लियर करता चलूँ, क्योंकि अब वैसे रास्ता वो देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि किसी तरह से हमें दोबारा असेंबली में बुलाया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया कि जो है, जो अपना स्पीकर कौमी असेंबली ने इनको जो नोटिफिकेशन जारी किए थे इनको मुअत्तल करने के, और इनके जो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, अब ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएं और हम दोबारा रुकन अरकान कौमी असेंबली और हमें जो है असेंबली में आने दिया जाए। बहरहाल जब आएंगे जब देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है एक तो अरकान कौमी असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है बेचारों के पास। ये वो अलग बात है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने कहा था कि मैं जब भी जीतूंगा और मेरी हुकूमत बनेगी मैं कराची की नशिस्त रखूंगा, लेकिन उन्होंने कराची की नशिस्त छोड़ी और अपने जो है अबाई उनका इलाका है वहाँ की इन्होंने जो है नशिस्त रखी। और हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, क्योंकि एनक्यूएम भी इसी बात पर अलहदा हुई थी, आपको पता है कि कराची को और सिंध को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है नजरअंदाज किया है। इस चीज को मेरे भाई भी तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है सिंध को और खास तौर पर कराची को जो है नजरअंदाज किया है। अब बात कर रहे थे आप महंगाई की। इस महंगाई की जिम्मेदार कौन है साजिद? 10 महीने की मैंने बात की
जहां इन खराबियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा कहेंगे, लेकिन जो काम मैंने किया उसका जवाब दे तो मैं हूं ना भाई। आपने कहा था कि हम आएंगे और हुकूमत में आते हम, चलो आप रिलीफ भी दे रहे ना, लेकिन जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं और जो दीगर आपने मसनूई तौर पे, आपने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मसनूई तौर पे आपने जो है बरकरार रखा, लेकिन जो जहां कीमतें अशिया खुर्दोनोश की कम से कम उसको तो वहां मुस्तहकम कर दें। अब आप मुझे बताएं ना कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ही नहीं। अब कैन भाई ने फ्रूट का बाइकाट, क्या गरीब आदमी की जरूरत सिर्फ फ्रूट है? भाई फ्रूट नहीं है जरूरत, गरीब आदमी की जरूरत है आटा, पेट्रोल, बिजली, गैस और अशिया खुर्दोनोश। इस पे कौन एहतजाज कर रहा है? इस पे कौन बात कर रहा है? सिर्फ एक नूरा कुश्ती है भाई, सिंध में अलग लड़ाई, वफाक में अलग लड़ाई, सिर्फ कुर्सी की जंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है हम दोबारा इख्तिदार में आ जाएं, पीडीएम वाले चाहते हैं कि हम इख्तिदार छोड़ेंगे नहीं और हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कह के नहीं कहता, ये इलेक्शन तो खैर 2023 में भी नहीं होंगे, और आज मैं दोबारा भी ये बात कहता हूं कि 2023 में तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो 24 और 25 में भी चले, लेकिन 23 में इलेक्शन नहीं होंगे। ये भी आप भी ये बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। आपके पिछले से आई थिंक अगस्त से सितंबर में मैंने बात की थी कि खान साहब अब जो है कबल वक्त तो छोड़ा, वक्त पे इलेक्शन की जो है गारंटी मांग रहे हैं, और वो वक्त पे भी इलेक्शन नहीं होंगे, वो मैंने आपको बताया था। और खासतौर पे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब ने मेरी बात की जो है तायद की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है अक्टूबर में भी जो है इलेक्शन नहीं कराएगी। अब क्यों नहीं कराएगी वो भी उन्होंने इसमें वजाहत कर दी कि क्यों नहीं कराएगी, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त हमें एक चीज को तस्लीम करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है इस वक्त मकबूलियत और इमरान खान साहब को जो चाहने वाले हैं और उनकी मकबूलियत में रोज बरोज जो है इजाफा हो रहा है। इस वक्त अगर फौरी तौर पर अगर इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, अगर शफाफ इलेक्शन की बात करूं मैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह अक्सरियत जो है ले सकती है। लेकिन इमरान खान साहब का तरीका कार्य गलत है, उससे तो आपको भी इख्तिलाफ है, मुझे भी इख्तिलाफ होता है, भाई को भी कहीं इख्तिलाफ हो कि जब इनको बुलाया जाता है या अदालतों में पेश नहीं होते और अपने आप को जो अदालतों से भी अफजल समझते हैं और बेहतर समझते हैं, तो वो इमरान खान साहब वहां थोड़ी सी गलती करते हैं। इमरान खान साहब को चाहिए जब एक कानून आइन है उसकी पासदारी करें, जब आपको अदालतों में बुलाया जाता है आप वहां पेश हों, आप इस तरह से ना करें कि मुसल्लह जत्थों के साथ जो है आप जाएं और अदालतों पर हमले करें। खासतौर पर जमान पार्क की भी भाई ने बात की, प्लास्टिक की बोतलों में, भाई वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, अंदर से जो बोतलें आ रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी जो है अकेली थी, अगर बुशरा बीबी अकेली थी अंदर घर में, तो वहां जमान पार्क के अंदर से पेट्रोल की बोतलें जिन्नात फेंक रहे थे, कौन फेंक रहे थे? आप इस चीज ये भी मंजर आते हैं ना, घर से बोतलें नहीं आ रही थी, रिकॉर्ड का हिस्सा है, घर से नहीं आ रही थी जो पुलिस देखो वो मैं बता रहा हूँ, इनके अपने गुल्लू भट्ट जो है ना हमारे कारकुनों में शामिल, किंग कारकुन पकड़े हमने उनके, अच्छा, कि ऐसे खवातीन पकड़ी हमने, मीडिया सोशल मीडिया तंजीम के जो लोग, आप जो कहा गया था कलंदन तंजीमों के जो लोग पकड़े गए कि जब 2021 में जब अमन आने लगा था तो इमरान खान साहब ने जो है दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया, और उसके बाद उन्होंने जैसी देखा पाकिस्तान में अमन आने वाला है और हम माशी तौर पर मुस्तहकम होने वाले हैं, तो इमरान खान साहब जाहिर सी बात है ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा। साजिद भाई आपको भी पता है कि उस वक्त कौन थे वहां कौन कमांड कर रहे थे, वहां डीजी आईएसआई कौन थे और किसकी इमा पर जो है दहशतगर्दों को दोबारा लाके जो है पाकिस्तान में बसाया गया, जो इस वक्त जो है आपकी मुल्की सलामती पर जो इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, इसके अलावा बाद में और क्लियर करता चलूं क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास, आज उनका मैंने एक वीडियो क्लिप देखा कि वो शायद आपकी तरफ से भी गुजरा हो, वो मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आप जो है उनको उकसा रही हैं, उनको कह रही है कि आप जो है बरतानिया दीगर जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वहां के पार्लियामेंटेरियंस को, वहां के लोगों को आप जो मेल करें, बाकायदा मेल भी उन्होंने तैयार कर दिए कि आप सबमिट कर दें, अपना एड्रेस दें और वहां एप्लीकेशन को, मेल को आप सबमिट कर दें, और उसमें जो है आपके इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार आप देखें साजिद, पाकिस्तान है तो हम खान साहब स्पोर्ट्स मैन है, वो क्रिकेटर है, वो बेहतर समझ, उनको मुझसे ज्यादा इस चीज का पता है। जो बंदा बैटिंग करता है उसको बॉलिंग भी कराना पड़ती है। अभी थोड़ी कि खान साहब बोले कि सिर्फ बैटिंग में अकेला करूंगा, मैं बॉलिंग नहीं कराऊंगा। अरे हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो है इसी का हिस्सा है। आप अगर हुकूमत में नहीं है, आप अपोजिशन में आए, अपोजिशन में आके अपनी जो है कारकर्दगी दिखाएं। आप जिस तरह आप पे तनकीद की गई, आपके लिए खड्डा खोदा गया बकौल आपके कि आप लोगों को काम नहीं करने दिया गया, आप भी आए, आज अगर एक बिल पेश हुआ। आपने कहा कि खान साहब ने दहशतगर्दों की कैसा दहशतगर्द था, ये कैसी दहशतगर्द? खान साहब के दौर में एक पटाखा नहीं चला, एक गमला नहीं टूटा, तो वो आपको कह रहे ना खान साहब यार है तालिबान, अब क्या आ गया यार? तो यारी के साथ तो ये गुल्लू भट्ट इन्होंने पैदा किए हैं, इनके गुल्लू भट्ट खुद सारे मामला करते हैं, हालात खराब करते हैं, हम लोग शीशे उड़े जा रहे हैं, और तो है ना, आप इसके तालिबान के दोस्त हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने
ذمہ داری قبول کی ہے پاکستان میں دہشت گردی تھوڑی خان صاحب بھی کیا، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں خان صاحب کے، لیکن بات ہے دوبارہ بتایا کس نے کہ ہمارے تو الزام ہے آپ پر کہ آپ کی KPK میں حکومت تھی، آپ ان آرگنائزیشنز کو بھتے دیا کرتے تھے سر. نہیں غلط ہے. خان صاحب نے سب کو بیلنس لے کے چلا، کبھی ایسے ان کو بیلنس لے کے نہیں چلنا تھا نا سر. یہ جو امپورٹر حکومت آ گئی ہے، انہوں نے KPK کے اندر دھماکے کروا دیے، کراچی میں دھماکے کرا دیے، بلوچستان میں دھماکے کرا دیے. ان کے دور میں دوبارہ سے وہی حالات پیدا ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد مہنگائی بھی ہوگی، پیٹرول. مجھے ایک بات کا جواب دیں، قوم آپ لوگوں کا گریبان پکڑے کہ آپ لوگوں نے چلتی ہوئی حکومتیں کیوں گرائی، پارلیمانی نظام کو نقصان کیوں دیا؟ میں یہ کہتا ہوں کس کے کہنے پر، کس کی ایمان پہ آپ لوگوں نے ساری حکومتیں گرا دی؟ وہ کیوں کیا؟ تو دیکھیں جی بات ہے کہ ہم عوام کے اندر سے، عوام کے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ. عوام نے کہا آپ کو کہ آپ پارلیمنٹ سب ختم کر دیں؟ عام آدمی نے آپ کو ووٹ کیوں دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور اس کی بات کریں؟ ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی بات ہے، اختیارات نہیں تھے، معاملات نہیں تھے، حکومتیں ہماری صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، حکومتیں ہماری تھی، ہمارے اختیارات نہیں تھے نا، حکومتیں ہماری تھی. حکومت لا نہیں سکتی، صوبے دونوں آپ کے تھے اور صبح بالکل ہمارے تھے. ہم آپ کو بتائیں ساجد بھائی ایسے ایک خان صاحب کی ضد کے لیے آپ نے 2 صوبوں کی عوام، مطلب 12 کروڑ عوام کا بھی نہیں سوچا. نہیں ایسی بات نہیں. خان صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی اچھائی کے لیے کیے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو وقت آئے گا ساجد بھائی پھر دوبارہ اسی پروگرام میں بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ بتائیں گے کہ خان صاحب کے جو فیصلے ہیں. اب آج دیکھو اس خان صاحب نے یہ جو قوم ہمارے بتا رہے جیل جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، جیل مردوں کے لیے بنی ہے. خان صاحب سابق صدر آصف علی زرداری کہہ رہے خان صاحب کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے. نہیں ایسی بات ہے، بہادر آدمی. خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. پہلے خان صاحب منع کرتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا. خان صاحب نے جس پلیٹ فارم پہ بلایا میں آتا ہوں اور بات کرنے کے لیے. خان صاحب دیکھیں بہادر آدمی، وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. باقی دیکھیں جہاں عدالتوں میں خان صاحب آئین کے پاسدار ہے، وہ گئے ہیں پیش میں. آپ جب اسلام آباد میں پیش ہوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں کے حالات اور منزل کیسے تھے. اوپر سے کورٹ کے اندر سے اوپر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، شیئرنگ ہو رہی ہے، ان کی گاڑی میں شیئرنگ ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا وہ ایک قوم کا لیڈر ہے، پوری پاکستانی قوم ان سے پیار کرتی ہے. پھر یہ بتائیں قوم یہ بھی تو آپ جائیں ہمارے سوسائٹی میں بینگ اے جرنلسٹ ہم ڈیفرنٹ جگہ پر جا کے عوامی فیلنگز بھی لے کر آتے ہیں. جی ہاں وہاں پر یہ ایک بات تو ہو رہی ہے کہ جو خان صاحب نے بویا وہی کاٹا. خان صاحب کسی کی بہو بیٹیوں کو ڈالتے تھے جیلوں میں، ان کے ساتھ بھی عنقریب ایسا ہونے والا ہے. خان صاحب نے سارے پولیٹیکل رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا، اب ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. تو اب خان صاحب خود بھی جیل میں جانے والے، کیونکہ بزرگ جو سیاستدان تھے سابق صدر آصف علی زرداری جیسے، ان کو سر عیدوں پہ بھی اٹھا کے لے گئی تھی آپ کی فورسز. اس وقت آپ حکمران تھے، آج آپ نے بھی تو دیکھیں جی وہ دیکھو خان صاحب نے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. یہ میاں نواز شریف نے کیس بنائے تھے زرداری کے خلاف. پھر خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب مجھے روک رہے تھے کہ پکڑ دھکڑ کو چھوڑو، معیشت سنبھال لو. باجوہ صاحب تو اس ملک سے چلے گئے ہیں، اس ملک کا کھانا خراب. آپ لوگوں کے چہیتے ہیں، اسی کی بدولت تو آپ لوگوں کو باجوہ صاحب بھی اسی امپورٹر حکومت کو لے کر آئے ہیں نا. اس معاملات کو ابھی بھی باجوہ صاحب بھی پیچھے سے بیٹھے کنٹرول کر رہے ہیں نا معاملات. آج مہنگائی کہاں چل رہی ہے. خان صاحب باجوہ صاحب تو آپ کو لایا، انہوں نے ہر جگہ آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو لا کے کھڑا کیا. خان صاحب نے خود اعتراف کیا بہت جگہ کہ باجوہ صاحب جو ہے ہمارے محسن ہیں اور بہتر انداز میں جو ملکی معیشت ہے بہتری آئی ہے وہ باجوہ صاحب کی ویسا آئی ہے. نہیں سر دیکھیں یہ جو ابھی امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو یہ کس کی عیشی سے آئی؟ اس کو باجوہ صاحب تھے نا. مجھے کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے 10 بجے لائیو جانا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساتھ کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اور اس وقت مجھے اختتام کا کہا جا رہا ہے، اختتام کرتے ہیں اور اختتام کے بعد حاضر ہوں گے رمضان ٹرانسمیشن میں.